अगरचे ये सूबाई हुकूमत का मंसूबा है, पानी का मंसूबा सूबे का होता है, लेकिन ये कराची के लिए वफाकी हुकूमत ने खसूसी तौर पे इसको लिया है और इसमें हम तमाम वसाइल इसके लिए फराहम कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक या अगले साल के शुरू तक इसे मुकम्मल हो जाना चाहिए। आपने बानी पीटीआई की रिहाई की बात की। देखिए, मैं ये बात वाजे करना चाहता हूँ कि हमारे पीटीआई के दोस्त भी बार बार कौमी असम्बली में हंगामा खेजी करते हैं कि हमारे बानी को रिहा करो। बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं है। उन्हें हुकूमत ने किसी डिफेंस ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर के तहत जो होता है, जो डीपीओ होता है शायद, उसके तहत या सेफ्टी प्रोटेक्शन के तहत नजरबंद नहीं किया हुआ। बानी पीटीआई एक सजा याफ्ता मुजरिम है जिनके खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का वो केस जो दुनिया की तारीख में शफाफ तरीन चोरी का केस है कि जिसका हर दस्तावेजी सबूत मौजूद है। आप इसकी मिसाल यूं लीजिए कि अगर कुरंगी का एसएचओ चोरी का माल बरामद करे और वो नाजमाबाद के एसएचओ को दे कि यार ये चोरी मैंने बरामद की है तो ये मालकों को वापस कर दो, तो नाजमाबाद का एसएचओ वो मालकों को देने की बजाय वही किमाड़ी में जिस चोर ने जिससे बरामद हुई थी उसको वापस कर दे, तो आप उसे क्या कहेंगे? मुजरिम कहेंगे या सियासी कैदी कहेंगे? बरतानिया ने 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज साहब से कॉन्फिस्केट किया मनी लॉन्ड्रिंग में लंदन में। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो वापस की हुकूमत पाकिस्तान को कि ये पाकिस्तान के खजाने में जमा करा दो। बानी पीटीआई जो उस वक्त वजीर आजम थे, उन्होंने खजाने में जमा कराने की बजाय उसी शख्स को वो पैसा वापस दे दिया कि जिससे लंदन में पकड़ा गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपने उस जुर्माने के अंदर इस पैसा को जमा करा दे जो कराची में बैरियर टाउन के ज़िम्न में सुप्रीम कोर्ट ने उन पे आयद किया था, और उसके एवज प्लॉट ले ले और जेवरात और जवाहरात ले ले। तो क्या आप मुझे बताएं कि ये चोरी नहीं है? पीटीआई के कारकुनों को अपने बानी की रिहाई का मुतालबा करने की बजाय अडयाला जेल जाके अपने लीडर का गिरबान पकड़ना चाहिए और पूछना चाहिए कि तुम हमें सारी दुनिया के सामने करप्शन से लड़ने का दर्स देते थे, तुमने हर बंदे को चोर और डाकू बना दिया, तो ये क्या माजरा है कि सबसे बड़े डाकू तो तुम खुद निकले कि आज तक किसी के खिलाफ इतनी बड़ी दस्तावेजी डकैती का सबूत नहीं है जितना 190 मिलियन पाउंड जो 60 अरब रुपया है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दोबारा बरामदगी की और उस जुर्माने के अकाउंट में से वो पैसा निकाल कर हुकूमत के हवाले किया कि ये पैसा आपका है, ये आपके खजाने में आना चाहिए था, इसे गलत तौर पे जुर्माने के अकाउंट में जमा कराया गया। तो उस चोरी पे एक सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग गई कि ये चोरी का पैसा था। तो आप मुझे बताएं कि क्या एक ऐसा शख्स जिसने 60 अरब रुपए का डाका डाला हो, उसका जुर्म साबित हो गया हो, उसको सजा हो गई हो, उसको क्या वजीर आजम जेल से निकाल सकता है? क्या उसको आर्मी चीफ जेल से निकाल सकता है? उसको अगर जेल से निकलना है तो अदालत में जाके साबित करना पड़ेगा कि वो उसने ये डकैती नहीं की। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए। मेरे खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट सिटी का एक ऐसा बेबुनियाद, बेहुदा और लगव मुकदमा बना जिसको सुनकर हर बंदा हंसता था कि ये क्या केस है। उस झूठे केस की पदाश में मुझे अडयाला जेल के उसी सेल में रखा गया जिसमें बानी पीटीआई आज रहते हैं। अगर वो सेल मेरे लिए महज इल्जाम होने की सूरत में दुरुस्त था तो क्या उनके लिए सजा याफ्ता मुजरिम होने की हैसियत में ज्यादा जालमाना है? मेरा मकसद यह है कि देखिए, हमें लॉजिक के ऊपर बात करनी चाहिए, हमें हकायक के ऊपर बात करनी चाहिए। बानी पीटीआई आज जिन हालात का सामना कर रहे हैं उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। और फिर आप मुझे ये बताएं
कि क्या हमारे खिलाफ जब झूठे मुकदमात हुए, हमने अमेरिका में किसी कांग्रेसमैन का दरवाजा खटखटाया? हमने किसी सेनेटर से जाके भीख मांगी? क्या हमने अपनी औलादों को अमेरिका भेजा? मेरा बेटा भी अमेरिका से पढ़ा हुआ है और बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। मैं भी उसे कह सकता था कि जाओ यार, यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया से पढ़े हुए हो तुम, जाके अमेरिका के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को बताओ कि मेरे बाप के साथ कितना जुल्म हुआ है। हमने तो ना खुद किसी को कहा, ना अपनी औलादों को अमेरिका भेजा। हमने अपने मुकदमात पाकिस्तान की अदालतों में और ऐवानों में लड़े और अल्लाह के फजल से सुरखरू हुए। आज पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ ट्रायल भारत के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा कर रहा है वो पीटीआई कर रही है। हर बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर जाके पाकिस्तान की बदखोई कौन कर रहा है? पीटीआई कर रही है। क्या पीपल्स पार्टी ने मार्शल लॉ का सामना नहीं किया था? कब पीपल्स पार्टी ने जाके अमेरिका में पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बदखोई की थी? क्या हमने जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ का सामना नहीं किया? कब हमने अमेरिका की सड़कों पर जाके पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे किए थे? आज अगर हमारे सिपा सलार को अमेरिका का सदर बुलाता है उस फतह अजीम के बाद के जो पाकिस्तान को हासिल हुई, हमारे लिए तो फख्र की बात है। उधर हिंदुस्तान को सफ़े मातम बिछा हुआ है और उधर पीटीआई को सफ़े मातम बिछा हुआ है। तो फिर आप किसकी सियासत कर रहे हैं? आपकी तो हर सियासत वो है कि जो भारत के साथ कदम मिलाती है। आईएमएफ में अगर एक मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ वोट देता है तो वो भारत है, और आईएमएफ को खत लिखता है अगर कोई इस मुआहदे को खत्म करें तो वो पीटीआई है। तो फिर इस किस्म की तर्ज सियासत के बाद वो कहे जी कि हमें अब आप हार डालें और जेल से बाहर निकाल दें, तो दुनिया के कैसे मुल्क में होती है? असल बात यह है कि खान साहब अभी 2018 के ख्वाब से बेदार नहीं हुए। वो अभी भी ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उन्हें अडियाला जेल में डोली लेकर जाए, उनका बनाव सिंगार करे, उनको एचकन पहनाए, उस डोली में वजीर आजम बना के दोबारा वजीर आजम हाउस में ला के बैठा दे। अब 2018 नहीं 2025 है। खिलाफ है, हकायक के खिलाफ बात की, मैंने हकायक के ऊपर बात की। हाँ सही है। सर इसमें ये भी ऐड कर दीजिए, आपने सारा मवाद जो पीटीआई के ऊपर डाल दिया है। 3.5 साल की हुकूमत रही है, मुल्क की तबाही में सबसे अहम किरदार वो 3.5 साल थे। इसका मतलब है जितने जो सियासतदान जिन्होंने हुकूमत की है वो तमाम जो है वो साफ थे, शफाफ थे, काफी ज्यादा तरक्की हुई। अब जो है वो पीटीआई की बात कर रही है। देखिए मैं आपसे करूं, ये एक हकीकत है कि 1 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वजारत खजाना ने कहा कि हम आखिरी सरमाई के लिए डेवलपमेंट बजट के लिए 1 रुपया जारी नहीं कर सकते। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 1 अप्रैल 2022 को हम इंटरनल डिफॉल्ट कर गए थे। 78 साल की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पूरी सरमाई के लिए वजारत खजाना 1 रुपया भी जारी ना करे। ये काम 1 अप्रैल 2022 को अभी नो कॉन्फिडेंस नहीं हुई थी उस वक्त हो चुका था। इसका मतलब क्या था कि वो इकॉनमी को बैंकरप्ट कर गए थे। मैं समझता हूं कि पीडीएम गवर्नमेंट का और वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक बहुत बड़ा दलेराना कदम था कि हमने उस हुकूमत के जो कांटे हैं वो अपने हिस्से में लेकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, और अब पाकिस्तान टर्न अराउंड होके दोबारा रिकवरी और स्टेबलाइजेशन के पाथ पर है, जैसे मैंने आपको बताया। और दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि देखिए, पाकिस्तान को जहां किसी हुकूमत की मिस गवर्नेंस से नुकसान पहुंचा है, सबसे ज़्यादा नुकसान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से और पॉलिसी डिसकॉन्टीन्यूटी से पहुंचा है। अगर विजन 2025 जो हमने शुरू किया था उसे 2018 में डिसरप्ट ना किया जाता तो आज हम पहली 25 मईशतों में शामिल होते, जिसकी गवाही प्राइस वाटर हाउस कूपर ने 2017 में अपनी रिपोर्ट के अंदर दी थी, जिसकी गवाही वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट्स हैं वो दे रही थी कि अगले 5 सालों में पाकिस्तान 6% के साथ तरक्की करेगा। एक अनाड़ी शख्स को अगर आप मोटरसाइकिल पे बैठाएंगे
तो वहां आपके प्रेस क्लब से लेके ये अवारी होटल तक वो नहीं पहुंच सकता। तो आपका ख्याल है कि 24 करोड़ अवाम के मुल्क की मईशत एक ऐसा शख्स कि जिसने लोकल गवर्नमेंट भी नहीं चलाई हो, यूनियन काउंसिल नहीं चलाई हो, जो मुसलसल 3 साल वजीर खजाना के तजुर्बे करते रहे, उनके हाथों संभल सकती थी? बेड़ा गर्क करके खुद मजे से जाके डयाला जेल बैठ गए हैं और उनके कांटे अब हम चुग रहे हैं सारे। थैंक यू वेरी मच। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।